हाँ जी बच्चों, तो क्लास नंबर 3 और आज हम लोग देखिए जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम। कौन सी इनकम? एग्रीकल्चर इनकम पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर इनकम की जहां तक बात है कि एग्रीकल्चर इनकम नॉर्मली सबको ये पता होता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। फुली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त, जिसपे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, आज तक नहीं लगता है। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि कभी लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है एग्रीकल्चर इनकम। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या होता है। एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है? मैं खुद ही खेत में घुस जाऊं ट्रैक्टर लेके और खुद ट्रैक्टर चलाऊं मैं, क्या सिर्फ वही एग्रीकल्चर इनकम है क्या? या मैं इनडायरेक्ट तरीके से ऐसा कोई काम कर रहा हूं कि वो भी इनकम मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? तो पहले मैं आपके व्यू जान लेता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम? मतलब जरूरी है क्या कि मैं वो हल चलाऊं खेत में, या खेत में मैं ट्रैक्टर लेके घुस जाऊं और खुद ही काम करूं? मतलब एज्यूम मैं कैसा लग रहा हूँ, सर पे वो सफेद रंग का पट्टा वट्टा बांध के, है ना, बनियान पहन के, लंगोट पहन के, है ना, हाँ एकदम झड़ाक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रैक्टर चला के, हाँ जी। तो एग्रीकल्चर इनकम, मेरी मजाक उड़ा रहे हो नालायक हो? चलिए एग्रीकल्चर इनकम, देखो बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम में ना केवल वो एग्रीकल्चर इनकम है जो आप डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी इनकम भी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंक्लूड कर ली जाती है और आपकी इनकम वो एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। देखो बात को समझना। पहला एग्जांपल, मेरे पास गांव में जमीन है और मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूं उसके ऊपर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप समझते हैं ना, क्रॉप हार्वेस्टिंग, ये सब एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो मैं ये काम करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं सोयाबीन की क्रॉप करता हूँ, सोयाबीन को मैं मंडी में बेच के आता हूँ। सो दैट इज अ नॉर्मल एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन मान लो वैसे तो आप, मेरे ख्याल से लगता नहीं मुझे ज्यादातर लोग कोई गांव से जुड़े हुए होंगे, बट गांव में ऐसा होता है। मान लो मेरे बड़े बाप दादाओं की जमीन गांव में पड़ी है ना। अब हम तो यहाँ आ गए, जमीन तो गांव में पड़ी है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग वो जमीन को वहाँ के जो लोकल किसान है ना उनको किराए पे देते हैं। मैंने कहा यार ये खेती वेती का काम एग्रीकल्चर हमसे होएगा नहीं भाई, तुम लोग ही कर लो, है ना। साल का हमको ₹1,00,000 दे देना, इतना बड़ा खेत है, जो आउटपुट निकलेगा वो सब तुम्हारा। तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने कोई लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए दी है और उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, देन इट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। मुझे जो किराया मिलेगा ना वो किराया भी एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा और वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो किसी किसान ने मेरे से जमीन ली है कि सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे, मैं गया तो उसने क्या कर रखा था, वहां अम्यूजमेंट पार्क खोल लिया साले ने, स्विमिंग पूल बना लिया। तो अभी क्या ये एग्रीकल्चर इनकम में आएगा क्या? द आंसर इज नो। तो एग्रीकल्चर इनकम तब आता है बेटा जब या तो आप जमीन पे खुद क्या करें, एग्रीकल्चर एक्टिविटी खुद कर रहे हैं, या फिर नंबर 2 आपने रेंटल बेस पे वो जमीन दे रखी है और उस जमीन का यूज अभी भी किसके लिए हो रहा है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है। ठीक है, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, पता है आपको, टेरिस गार्डन का, है ना। क्या होता है आप सबको पता होगा, आप सब मुझसे ज्यादा जानकार है इन चीजों के। तो एक्चुअल में क्या है, पर मैं टेरिस गार्डन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बिजनेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नर्सरी बिजनेस। नर्सरी बिजनेस समझते हैं आप लोग? उसमें क्या होता है? चलो हाँ, सीड्स है, नर्सरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो नर्सरी बिजनेस होता है। गुड, बहुत बढ़िया। तो नर्सरी बिजनेस भाई वो सब पता है, उसको ज्यादा होशियार हो, है ना। जहां पर क्या होता है, प्लांट मिलते हैं, है ना, और वो प्लांट लाके आप घर में लगा सकते हैं। तो अगर आप नर्सरी बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल प्लांट, जो प्लांट होते हैं उनके सेल का काम करते हैं, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। अब ये जरूरी नहीं है आप खेत में बैठ के नर्सरी का बिजनेस करें, नहीं। आप देखो कई बार अपन जाते हैं, रोड पे दुकान लगी रहती है, आप इधर चले जाओ या किसी भी रोड पे चले जाओ, बड़े सिर्फ रोड पे चले जाओ, तो ऐसे आपको दुकानें मिल जाएंगी। तो वो सारा किस में आता है बेटा? वो एग्रीकल्चर। मान लो आप अपने घर से ही काम कर रहे हो, पौधे लगे बेचते हो, दैट विल ऑल्सो कंसिडर एग्रीकल्चर इनकम। समझ में आ रही है बात? एक चीज में और एड ऑन करेंगे हम लोग। आपने देखा कई बार जो फार्म हाउस होता है बड़ा, मान लो जहां पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, वहां पर ना एक बड़ा हॉल या बड़ा कमरा वगैरह बना रहता है। नॉर्मली वो बड़ा हॉल या बड़ा कमरा या वहाँ 2-3 कमरे अगर बने हुए हैं, तो वो एक्चुअल में किस काम में आते हैं? वो पता है क्या होता है, या तो फार्मर खुद उसके अंदर रहता है, नंबर 1, या नंबर 2 वो खुद नहीं रहता, खुद तो बड़े सेठ जी वो नहीं रहते, लेकिन वहां जो लेबर काम कर रही है खेतों में,
है ना, उनके रहने सोने का इंतजाम वहीं पर होता है उन कमरों में, या फिर उनके साथ साथ जो आप आउटपुट बनाएंगे तो उसको एनिमल वगैरह से बचाने के लिए, स्टोरेज के लिए, एज ए वेयर हाउस भी आप उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में आप उस मकान को यूज में ले रहे हैं जो आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाले लैंड पे बना हुआ है, अगर आपको उससे कोई इनकम भी हो रही है तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। कैसे, समझना बात को। मान लो आपने सर्वेंट लगाया 10,000 रुपये महीने में, ठीक है, अब उसका मकान बहुत दूर था, हमने कहा एक काम कर, ये खेत पे कमरा बना हुआ पड़ा है, 2,000 रुपये मेरे को दे देना, ठीक है, और यही ले लिया अगर। उसने कहा ठीक है सर, 2,000 रुपये आपको दे दूंगा। तो मैं हर महीने उसको 10,000 सैलरी देता हूँ, और उसमें से फिर मेरे को 2,000 रुपये किस चीज के देता है, रेंट ऑफ दैट प्रीमाइसेस। तो उस जमीन का किराया, उस बिल्डिंग का जो किराया आ रहा है, दैट विल आल्सो कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। बोलो भाई, समझ में आई ये बात। तो दीज ऑल एग्जांपल विल बी इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर इनकम। कौन कौन सा, या तो आप खुद कर रहे हैं, नंबर 1, या नंबर 2 आपने रेंट पे दे रखा है, उसका रेंट आपको रिसीव हो रहा है और वो बंदा उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के काम में ले रहा है। अगर वो अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के काम में आ रही है आपकी लैंड, तो आपको मिलने वाला रेंट एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, और नंबर 3 आप कोई नर्सरी का बिजनेस कर रहे हैं, या नंबर 4 उस एग्रीकल्चर लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन आपने करवा रखा है और उस कंस्ट्रक्शन से अगर आपको इनकम हो रही है, that will also consider agriculture income, and all agriculture income will be exempted as per income tax. Getting my point? तो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ये मैंने आपको वो एग्जांपल बताया है जो फुली एग्जेम्प्टेड एग्रीकल्चर इनकम के। फाइन, चलिए अब लिखना चालू करें आप इसमें। लिखो भाई, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम is fully exempted, agriculture income is fully exempted, fully exempted as per the income tax act, as per the income tax act, as per the income tax act. Following incomes, following incomes will be consider, will be consider agriculture income, consider will be agriculture income. ठीक है, इसमें आप लिखें नंबर 1, एग्रीकल्चर एक्टिविटी डन बाय एसएससी। नंबर 1, एग्रीकल्चर एक्टिविटी डन बाय एसएससी। नंबर 2, नंबर 2, रेंट फ्रॉम अ लैंड, रेंट, रेंट फ्रॉम अ लैंड which is, which is, which is used by the tenant, which is used by tenant for agriculture activity, for agriculture activity, agriculture activity, activity will also, will also included in the, also included in the agriculture income head, the agriculture income head, and the rent receive will be exempted, and the rent receive will be exempted. ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट तो पढ़ लिए भैया। पहला, इफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज डन बाय द एसएससी। नंबर 2, रेंट रिसीव फ्रॉम एनी लैंड वेयर टेनेंट यूजिंग द लैंड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। आपने किसी को किराए पे दिया और वो बंदा जिसको आपने किराए पे दिया वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के काम में उसको ले रहा। ठीक है, चलिए नंबर 3, नर्सरी बिजनेस, नर्सरी बिजनेस, नर्सरी बिजनेस ऑपरेटिंग फ्रॉम एनी प्लेस,
इसको वैसे सैपलिंग और सीडलिंग बोलते हैं, सैपलिंग, सैपलिंग एंड सीडलिंग। सैपलिंग एंड सीड। तो नर्सरी बिजनेस ऑपरेटिंग फ्रॉम एनी लोकेशन, फ्रॉम एनी लोकेशन इन इंडिया, एनी लोकेशन इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। नंबर 4 लिखें बेटा, नंबर 4, इनकम फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्शन, इनकम फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्शन, इनकम फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्शन, any construction situated on agriculture land, income from any construction situated on agriculture land, agriculture land, ठीक है आपने, इनकम फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्शन situated on agriculture land, but the construction, but the construction, but the construction has been used for, has been used for warehouse, warehouse, warehouse for agriculture product, warehouse for agriculture product, comma, resident of labor engage, resident for labor engage in agriculture activity, in agriculture activity, or by the SSC himself, or by the SSC himself, himself, self, then any income of this house will be exempted, any income of this house will be exempted, will be exempted, ठीक है। और एक आप और लिख लो, देखो आपको पता है जैसे किसान है ना, किसान ने क्या करा, गेहूं का प्रोडक्शन करा, तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, वैसे तो किसान क्या करता है, बड़ी जो मंडी होती है वहां पर जाता है और बड़े बिजनेसमैन को बेचता है, लेकिन उसको पता है कि यार बड़ा बिजनेसमैन क्या करेगा, पैसे कम देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा, तो बहुत सारे किसान पता है क्या करते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं डायरेक्ट, या वो डायरेक्ट पता है क्या करते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर आप और हमें ना, सीधा अपने को घर पे भेज जाएंगे आके, वो बोलेंगे सर आप वहां जाते हो मंडी में लेने, है ना। अब वो देखो एक मैटर अलग होता है कि किसान के यहाँ से गेहूं आता है इतना साफ नहीं होता, तो अपन किसान से लेंगे नहीं डायरेक्ट, पर मान लो अगर किसान अच्छे से ला रहा है, साफ गेहूं है उसका, वो खुद ही बेच रहा है, तो अगर फार्मर खुद अपना एग्रीकल्चर क्रॉप बेचता है तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सर वो तो खुद ही बेचने लग गया, उसको तो मंडी में बेचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर फार्मर खुद अपना प्रोडक्ट बेच रहा है देन ऑल्सो कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो लिखें इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लें, पांचवा, इफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, if agriculture product is directly, agriculture product is directly sold by SSC, directly sold by SSC, and SSC must be a farmer, SSC must be a farmer। तो भाई खुद SSC क्या है, किसान है, और वो क्या कर रहा है, अपने एग्रीकल्चर क्रॉप को, अपने प्रोडक्ट को सीधा है वो बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेचने दो उसको, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमने मीनिंग समझ, ये मीनिंग समझ में आ गया अपने को, ये सारा क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम होता है, और ये टोटली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। देखो बेटा ये तो बात हुई ऐसी एग्रीकल्चर इनकम की विच इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जो पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये तो फुली एग्जेम्प्टेड है। नंबर 2 आपकी आती है पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि देखो क्या है कि सरकार बहुत होशियार है, गवर्नमेंट को लगता है ना कि यार ये एग्रीकल्चर क्रॉप ऐसी है जो कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर आ रही है, जिसको आप और देखो कुछ क्रॉप ऐसी है जिसको आप और हम डायरेक्ट काम में लेते हैं, जैसे मान लो आज वीट है, गेहूं की फसल है, हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं,
मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ये सब डायरेक्ट कंज्यूम होती है, तो इसको गवर्नमेंट ने छेड़ दिया। लेकिन क्या है, ऐसी क्रॉप जो आप डायरेक्ट कंज्यूम तो कर रहे हो लेकिन क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल टी, कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन इतना हो ना, मान लो आप साल में 100 किलो गेहूं खाते हो, क्या साल में 100 किलो कॉफी पी जाओगे क्या आप? कॉफी कितनी सी आती है, 50-100 ग्राम का पैकेट आता है, मेरा तो वही 6 महीने पड़ा रहता है, कोई पता नहीं है। तो ठीक है, बहुत ज्यादा कोई पीने वाला हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना, चाय 1 किलो पी लेगा, इतना ज्यादा नहीं होता। तो कॉमर्शियल क्रॉप कुछ होते हैं, सरकार बहुत होशियार है, सरकार ने बोला कि अगर आप कॉमर्शियल क्रॉप कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं एज अ फार्मर भी, तो भी आपकी, हालांकि मोर देन 50% इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन कुछ हिस्सा उसका आपका माना जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टी, चाय, चाय के बागान आपने देखे होंगे। आप कहाँ गए थे घूमने फिरने, रोने फिरने कहीं गए थे? दार्जिलिंग है ना, मैं गया था ऊटी, दोनों जगह होती है चाय, मैं भी देख के आया, ये भी देख के, आप भी हो सकता है आप में से कुछ गए हो। तो वहां तो क्या होता है कि टी लीफ होती है, हरी हरी पत्तियां होती हैं, वो तो क्या उसको तोड़ते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करते हैं और सारा बिजनेस चलता है। तो भाई वो जो टी बुशेस है और उसका आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े बागान हैं, बड़े गार्डन है, टी गार्डन है, और वहां से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसी अगर आपकी कोई इनकम है विच इज कम फ्रॉम द टी बिजनेस, ठीक है, तो फिर उस केस में 60% बोला एग्रीकल्चर है एग्जाम, लेकिन 40% टैक्सेबल इनकम है, और वो इनकम मानी जाएगी किसकी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाए। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। फाइन, चलिए तो अगला टॉपिक आप लिखें बेटा इसमें, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। ठीक, इसमें आप लिखें नंबर 1 इनकम, 4 पॉइंट लिखाऊंगा टोटल, इसमें पहला लिखें इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ टी, इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ टी। ठीक है, इसमें आप लिखें इन दिस बिजनेस, इन दिस बिजनेस, इन दिस बिजनेस 60% इनकम, 60% इनकम, 60% इनकम will be consider agriculture income, will be consider agriculture income, agriculture income, and remaining 40% income, and remaining 40% income, 40% income will be consider, will be consider taxable income, will be consider taxable income from business and profession, taxable income from business and profession, business and profession। ठीक है, ये तो हो गया पहला। फिर लेंगे नंबर 2, नंबर 2 इनकम फ्रॉम रबर, इनकम फ्रॉम रबर, इनकम फ्रॉम रबर मैन्युफैक्चरिंग, इनकम फ्रॉम रबर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग। तो रबड़ का आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग ऑफ रबर। इसमें आप लिखें 65%, 65% will be agriculture income, 65% will be agriculture income, agriculture income, and 35%, and 35%, 35% will be consider income from, will be consider income from business and profession, consider income from business and profession। ठीक है, तो लिखे नंबर 3। देखो नंबर 3 पे हम बात करेंगे कॉफी की इनकम की। कॉफी की इनकम क्या है, 2 तरह में आती है। देखो कॉफी क्या है, अगर आप सिर्फ ग्रो कर रहे हैं और कर्ड कर रहे हैं, यानी कि उगा रहे हैं और सिर्फ साफ करके उसको बेच देते हैं, तो अलग है। लेकिन कॉफी में क्या होता है, कॉफी के बिजनेस में एक स्टेप और भी आप कर सकते हैं, आप उसको ग्रो कर रहे हैं, कर्ड कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, फिर कॉफी को आप रोस्टेड भी कर रहे हैं।
रोस्टेड करके कॉफी बेची जाती है अगर आपको किसी पर्पज के लिए चाहिए, तो फिर उस केस में परसेंटेज थोड़ा अलग है। तो इसमें आप लिखें नंबर 3, द इनकम फ्रॉम कॉफी, द इनकम फ्रॉम कॉफी, कॉफी ब्रैकेट में लिखना बेटा, इफ ओनली ग्रोन एंड कर्ड, grown and curd, 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 grown and curd, then curd, curd, हाँ cured, यूके और यूएसए की इंग्लिश में बड़ा नाटकबाजी है, cured, curd, ठीक है भाई, grown and curd, then 75% will be agriculture income, 75% will be agriculture income, and 25% will be business income, यानी कि 75% इनकम तो है आपकी एग्रीकल्चर और 25% इनकम कौन सी है आपकी बिजनेस इनकम। अगर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो कॉफी है उसकी ग्रोइंग उगा रहे हैं और क्योर्ड कर रहे हैं, साफ करके बेच रहे हैं, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं, इफ द कॉफी इज ऑल्सो रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, द कॉफी इज ऑल्सो रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, यानी कि ग्रोन और कर्ड करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, उसकी रोस्टिंग भी कर रहे हैं और ग्राउंडेड भी कर रहे हैं। If coffee is also roasted and grounded, then 60% will be agriculture income, 60% will be agriculture income, and remaining 40% will be business income। देखो मैंने आपको कितने पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट तो किसका लिखा है मैंने आपको, टी का। टी में हमने क्या पढ़ा कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम होगा, अभी 3 ही पढ़ा है, चौथा बाकी है। अभी तो 3 ही लिखा है ना मेरे ख्याल से, चौथा बाकी है ना, क्या तो करे भाऊ, 60% और पहला ये लिखा है, ठीक है। दूसरा कौन सा लिखा है मैंने आपको, रबर का लिखा है बेटा। रबर में कितना कितना लिखा है आप लोगों ने बताओ, 65% तो एग्रीकल्चर इनकम और 35% बिजनेस इनकम। फिर नंबर 3 अगर हम बात करें तो नंबर 3 आपका बनता है कॉफी का। कॉफी अगर आपने सिर्फ ग्रोन करी है और क्योर्ड करी है तो 75% और 25% है ना। लेकिन अगर आपने जो कॉफी है वो ग्रोन भी करी है, क्योर्ड भी करी है, उसके अलावा रोस्टेड भी करी है ना, और ग्राउंडेड भी करी है, तो फिर परसेंटेज कितना होता है बेटा, 60% एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस। आप देखो ये चारों केस में गवर्नमेंट ने मेजोरिटी इनकम को क्या रखा है, मेजोरिटी इनकम एग्रीकल्चर रखी है, सिर्फ 40% इनकम को क्या बनाया उन्होंने, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी कि आप जितना पैसा कमाएंगे उसमें से ये तो हो जाएगा एग्जेम्प्ट और ये आपकी उस टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है ये मैटर अपना। कॉपी तो आपने कर लिया, टेबल बनाया तो बना लो। वैसे मैं आपको लिखवा भी रहा हूँ और मैं नोट्स भी आपको दूंगा वैसे प्रिंटेड इसके इनकम टैक्स के पूरे, तो इसलिए बोल रहा था कि बुक इतना मैटर नहीं करती है तो बहुत बढ़िया बात है वैसे। हाँ जी ये हो गया, आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन के लिए तो काम करना पड़ेगा। वैसे देखो बुक होना तो अच्छी बात है पर ये बोल रहे ना मिली नहीं रही, तो मैं तो सब करा दूंगा, मेरा क्या। अच्छा केस नंबर 4 तो लिखो, केस नंबर 4 लिखो। 3 ही तो लिखे आपने, टी लिखा, रबर लिखा और कॉफी लिखा, चौथा भी तो लिखो। नंबर 4 लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल गुड्स, using own agriculture product as raw material, using own agriculture product as raw material, ठीक है। own agriculture product, own agriculture manufacture। बहुत आसान से एग्जांपल बताता हूँ,
मान लो भाई आप हैं यूपी के भैया, और यूपी के भैया जो हैं, यूपी में क्या होता है सबसे ज्यादा पता है आपको? आलू। आप हैं यूपी के भैया या यूपी की दीदी, और आप के खेतों में आप क्या उगाते हैं? गोल गोल आलू उगाते हैं, ठीक है। अब आलू उगाते हैं तो आलू को डायरेक्ट बेच सकते हैं, कोई मनाही तो नहीं है, ठीक है साहब, बढ़िया बात है। तो आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो आलू बेच रहे थे, आप थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख गए, आपने कहा पापा आलू आलू कौन बेचेगा, एक काम करो, आलू है बढ़िया चीज, मेरे को दो, मैं इस आलू का बनाता हूं मस्त एकदम, है ना, बढ़िया ब्रांडेड चिप्स बनाता हूँ, यूपी के भैया का चिप्स। तो ये बढ़िया सा आपने क्या करा, यूपी के भैया का चिप्स बना के आप इसको बेचने लग गए, बढ़िया काम हो गया तो आपके लिए यार। तो ये आप क्या कर गए, ये तो चिप्स बना के बेचने लग गए, मक्कारी करने लग गया, है ना। मक्कारी कैसे कि चिप्स में क्या होता है, 60% तो हवा होती है अंदर, 40 बल्कि 60 भी ज्यादा होती है ना। 10 रुपए का पैकेट लेते हैं, वो होता है इतना बड़ा है, उसको खोलते हैं ना तो ऐसे सत्यानाश हो जाता है उसका। तो आप लॉजिक समझिए, आप प्रोडक्शन किसका कर रहे थे, पहले तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर कमोडिटी विच इज पोटैटो, बाद में आप कॉमर्शियल एक्टिविटी में जुड़ गए, आपने इन हाउस बोले यार ठीक है, आलू आलू के साथ कौन सा बिजनेस चालू करते हैं, चिप्स का भी चालू कर देते हैं, कौन सी बुराई है इसमें, बढ़िया काम है। तो अब आप बात को समझो, अगर आप डायरेक्ट इस आलू इस पोटैटो को सेल करते हैं तो पूरी की पूरी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम बनेगी, और पूरी की पूरी इनकम आपकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नो डाउट। सीधी सी बात है, आलू उगा रहे थे हमारे बड़े बुजुर्ग, आलू उगा रहे थे, आलू बेच रहे थे, और कोई टैक्स नहीं लग रहा था, है ना। और खुद को ज्यादा समझदार बनाने वाली पीढ़ी आ गई, उस पीढ़ी ने कहा नहीं हम आलू नहीं बेचेंगे, हम क्या बनेंगे, हम चिप्स बना के बेचेंगे। अब आप लॉजिक समझो यहाँ पे, जब आप चिप्स बना के बेचोगे, मान लो आपके पास जो प्रोडक्शन है वो था कुल मिला के आलू कितना, 1000 किलो आलू, ये आपका प्रोडक्शन था, ठीक है बेटा। आलू की कॉस्ट जो आपको पड़ रही थी वो पड़ रही थी 4 रुपए पर केजी, 4 रुपीज पर केजी आपको कॉस्ट पड़ रही थी। आपने क्या करा, इसमें से 300 किलो आलू तो सीधा मार्केट में बेच दिया एट द रेट ऑफ 9 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है। 1000 में से 300 बिक गया, बाकी कितना बचा, 700 किलोग्राम। 700 किलोग्राम आलू आपने यूज करा और फिर आपने चिप्स बना के बेच दी। अब हुआ क्या, जब आपने चिप्स बना के बेची, बढ़िया बात है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो चिप्स है। तो चिप्स जो आपने बेची है ना, मान लो चिप्स का जो सेलिंग प्राइस है इन आलू जो चिप्स बनी और चिप्स बना के आपने बेची, 700 रुपये है ना, 700 किलोग्राम है ना, चलो चिप्स बना के आपने बेची 18,000 रुपये में, 18,000 रुपीज की आपको रिकवरी हुई है चिप्स बना के बेचने से, बढ़िया बात है भाई। तो अब आपसे पूछा सकता है कि बताओ भाई ये इनकम कैसे टैक्सेबल की जाएगी, कैसे कैसे हम, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले नंबर 1, ये एग्जांपल आपको समझ में आया, पहले यहाँ तक तो 1000 किलो आलू का प्रोडक्शन हुआ, 300 किलो आपने बेच दिया 9 रुपए में, और इधर 700 किलो आलू को यूज करके आपने चिप्स बना के बेची, और वो चिप्स कितने में बिक गई, 1800 रुपए में बिक गई, ठीक है। और भाई चिप्स डायरेक्ट तो बनेगी नहीं, कुछ खर्चा भी तो लगा होगा ना आपका प्रोसेस वगैरह का, तो हम मान लेते हैं कि आपका जो प्रोसेस वगैरह का एक्सपेंस लगा वो लगा 2000 रुपए, ठीक है, प्रोसेस करने का खर्चा 2000 रुपए, फाइन। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि इसका सारा काम कैसे सेट होगा। नंबर 1, सबसे पहले प्योर एग्रीकल्चर इनकम। प्योर एग्रीकल्चर इनकम कौन सी, जो आपने 300 किलो आलू बेचा है, कितने बेचा, 9 रुपए में, और आपको आलू की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 4 रुपए, तो 9 रुपए किलो में बेचा, 4 रुपए वाला माल, तो भैया क्या आपने पर किलोग्राम 5 रुपए कमाए, 5 रुपए पर किलोग्राम कमाए, और 300 किलो आलू बेचा, तो बेटा एक तो एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई आपकी, 1500 रुपए हो गई। अब इसमें जब हम बात करेंगे इस चिप्स में, क्या चिप्स की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है क्या, पहली बात तो, पहली बात क्या ये एग्रीकल्चर इनकम है, द आंसर इज नो। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो ये लेस भेस पता है क्या करेंगे, ये सारे जो पटेटो के खेत है पूरे खेती खरीद डालेंगे, ये बोले इस किसान को हटाई दो बीच में से, क्या जरूरत है, जब आपको चिप्स ही बनाना है तो क्या मतलब आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, आपने अपने ही एग्रीकल्चर क्रॉप को यूज करा एज ए रॉ मटेरियल और उसको फिनिश गुड बना के बेच दिया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा दिमाग आपको ही लगाना है। अगर आपके पास खुद का आलू नहीं होता तो आप क्या करते, बताओ, आप क्या करते, आप मार्केट से आलू खरीदते, मार्केट से आलू खरीदते और उसको बेचते, यही करते हैं आप, और क्या कर लेते, यही करते हैं। तो यही एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। देखो समझना बात को, 700 किलोग्राम आलू, तो बेटा इस वाले केस में क्या होता है, दो इनकम निकलेगी,
एक निकलेगी बेटा आपकी कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है बेटा, और एक हम फिर अलग से सॉल्व करेंगे कौन सी इनकम, बिजनेस इनकम। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलता हूँ। देखो जो आलू आपने इधर प्रोसेस में यूज भी कर लिया ना, आप ये मान लो कि आपने वो आलू भी मार्केट में बेच दिया था 700 किलो, और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आलू का, 9 रुपए किलो। तो इधर तो आप क्या बोलते कि भैया 700 किलो आलू, अच्छा 9 रुपए में हम बेच रहे हैं, 4 रुपए हमारी कॉस्ट है, क्या मैं सीधे 5 रुपए प्रॉफिट लिख लूँ यहाँ पे, 9 - 4, तो 5 रुपए प्रॉफिट, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम तो कितनी आएगी, 3500 आएगी। ये क्लियर हो गया। अब आपको इन भाई साहब की बिजनेस इनकम निकालनी है। जब आप बिजनेस इनकम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो किसका, फिनिश्ड गुड्स का, उसमें से आप एक तो माइनस करना कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस खर्चा लगा, माइनस मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। क्या लिखा मैंने, मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बात को समझना, आपने पूरी चिप्स बनाई कितने बेची बताइए, 18,000 में। बेटा प्रोसेसिंग की कॉस्ट कितनी लगी, 2,000 में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर आपके पास आलू का प्रोडक्शन नहीं होता तो 700 किलोग्राम आलू आपको कहां से खरीदना पड़ता, मार्केट से खरीदना पड़ता। मार्केट में आलू का रेट कितना चल रहा है, 9 रुपए किलोग्राम है ना, तो उसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रही है, 6,300। 18,000 में से दोनों आइटम माइनस कर दो, कितना आ रहा है बताओ, 9,700 आ रहा है। ये 9,700 आपकी इनकम आएगी किसकी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस हेड में इनकम जाएगी आपको। बोलो भाई, तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, उसको देख लो क्या करा आपने। एग्जांपल हमने लिया कि भैया 1000 किलो आलू का प्रोडक्शन आपने करा, कुछ आलू आपने सीधा मार्केट में बेच दिया, जो सीधा मार्केट में बेच दिया 4 रुपए किलो का आलू 9 रुपए में बेच रहे हो, 5 रुपए पर किलोग्राम प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए पर किलोग्राम प्रॉफिट हो रहा है, 300 किलो का प्रॉफिट 1500, एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन अगर आपने इस तरफ से किया तो सिंपल सा है, दिमाग नहीं लगाना है, आप ये मान के चलो आपने आलू बाजार से खरीदे, चिप्स बना के बेचिए, सिंपल। अगर आप ये मान के चलते हैं कि आलू बाजार से खरीदे हैं और चिप्स बना के बेची है, तो ये चिप्स आपने बेची कितने में भाई, 18,000 में। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कितनी, 2,000, और 700 किलोग्राम आलू खरीदोगे बाजार में, क्या रेट मिलेगा बाजार में, 9 रुपए मिलेगा आपको, तो 6,300 उसकी कॉस्ट। लेस किया तो पता लगा कि हमारे बिजनेस इनकम कितनी, 9,700। और इसमें एग्रीकल्चर इनकम आप अलग से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जितना आप रॉ मटेरियल इधर यूज कर रहे हैं उसका नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि आपने 9 रुपए किलो, आप देखो ना, आपने इधर कॉस्ट में 9 रुपए किलो जोड़ा है, तो इधर 9 रुपए किलो सेलिंग प्राइस बना जाए, ठीक है। तो ये हमने 3500 कैसे लिखा, मैं ये बता दूं, हमने लिया डिफरेंस ऑफ 9 सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट। एब्सोल्युटली सिंपल एंड लॉजिकल चीज है ये। सरकार ने कहा बिल्कुल सीधा, हम लोग बिल्कुल सीधे रास्ते से चलते हैं, हम ये मान लेते हैं आपका अगर खेत नहीं होता तो क्या होता, तो बोले अगर आपका खेत नहीं होता तो बिजनेस की इनकम कितनी होती, ये होती। अच्छा अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो आप ऐसे भी बोल सकते थे, जब आपको अगर गलती करना होता, आप बोले सर सेलिंग प्राइस तो 18,000 है, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2,000 है, बोले सर आलू तो घर का है 4 रुपए किलो का है, तो 4 रुपए किलो का है, 700 किलो आलू की कीमत 2,800 रुपए, तो आपकी इनकम तो कितनी हुई थी, 13,200। अगर आप ये पूरी इनकम 13,200 बिजनेस की बताओगे तो आपको घाटा है ना। इनकम टैक्स आपका दुश्मन नहीं है, इनकम टैक्स बोलता है भैया जो भी काम करो जेन्युइन करो, एक्चुअल करो। मान लो अगर इनकम टैक्स की क्लॉज नहीं देता, अच्छा इनकम तो अभी भी आपकी 13,200 है, 9,700 और 3,500, हाँ क्या कह रहा है, ऐसा कर दिया क्या मैंने, लेट मी चेक। वो अब ऐसे तो देखो मेरा काम तो सही चीजें पढ़ाने का है, कैलकुलेशन तो आपकी मर्जी है, आप कितना भी कर लो, तो आपकी इच्छा है। बोलो उस दिन हम जब बेचने गए तो मार्केट में आलू का भाव 15 रुपए किलो था, यहाँ तो कस्टम 15 रुपए लेंगे आपकी। पर वो जो ऊपर एक अंकल बैठते हैं, उन अंकल का नाम मैं आज बताऊँ, वो अंकल को बोलते हैं हम एओ, असिस्टेंट ऑफिसर, इनकम टैक्स वाला। या इनकम टैक्स का नोटिस आता है ना किसी के, तो सर्दी में पसीने आ जाते हैं उसके एकदम से कि क्या हो गया मेरी जिंदगी में, कौन सा भूकंप आ गया। और जब ये बुला लेता है ना तो वहाँ इतनी जबान नहीं खुलती आदमी की, आदमी बोल जाए कि नहीं उस दिन तो आलू 15 रुपए किलो था। बोला अच्छा 15 रुपए किलो था, तेने लिया क्या, नहीं क्यों बेटा, दोनों काम आप करें तो देखो ना आपकी, हाँ हाँ हाँ, लेकिन लेकिन सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छा आइडिया है, सुनो लेकिन, अरे भाई सुन तो ले। ऐसा तो अपन एक काम करें, अपन
ये पूरी कंपनी में मेरा नाम बना लूं और मेरी वाइफ के नाम पे चिप्स का काम चालू कर दूं मैं। तो अरे तो भैया वाइफ के बिजनेस की जब इनकम निकालोगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? सुन, ये मेरी इनकम है ना, ये मिस्टर श्रीमान की इनकम, और मैंने मेरी वाइफ के नाम पे चिप्स की फैक्ट्री लगा ली। अब हस्बैंड की इनकम तो पूरी 3500 रुपए एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, मैं इसको 40 रुपए किलो बेचूं। अच्छा, आप ये चाहते हो कि सर आप अपनी वाइफ को आलू बेच दो, कितने रुपए? 40 रुपए किलो में। 40 रुपए किलो में आपने आलू बेचा, ठीक है, 700 किलो आलू। तो अच्छा भी चाह रहे हो 4 रुपए का माल 40 रुपए किलो में जा रहा है, 36 रुपए। तुम्हारे जैसे लोगों को रोकने के लिए इन अंकल को बिठाया जाता है वहां पर। वो आपसे देखो, वो आपसे बोलेगा कि जिस दिन आपने बेचा उस दिन ऐसा कोई एविडेंस दे दो कि 2-4 ऐसे बिल और कटे हुए हो, या आपके आलू में वाकई वो सोना है क्या अंदर। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं आलू उगा और सोना आ जाएगा। अगर अपनी मर्जी नहीं होती, ऐसे तो एक बात बताओ, ऐसे तो मैं अभी आपको आगे कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा। कैपिटल गेन में एक रेट होता है, आपको पता होगा, प्रैक्टिकली डीएलसी रेट होता है। डीएलसी रेट होता है ना, मान लो ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में, मैंने उसको बोला मैंने काम करते हैं 20 लाख की रजिस्ट्री करा लेते हैं। तो 20 लाख की रजिस्ट्री कराएंगे तो मैंने खरीदी तो मेरा स्टाम्प ड्यूटी भी कम लगेगा, और तेरा सेलिंग प्राइस 20 लाख होगा तो तेरा इनकम टैक्स भी कम लगेगा। इनकम टैक्स वाला पागल थोड़े ना भाई, ये नहीं होता है। अगर आप यहाँ 40 रुपए किलो आलू बेच दोगे और आपने बिल लगा दिया तो आपको सीधा पूछ लेगा कि बाजार में भाव 10 रुपए किलो का है, तेरा 40 वाला आलू कौन सा है, मुझे भी तो दिखा दे एक बार। दिखाओ ना, तो पता लगा सामने वाली पार्टी कौन, बोले बीवी बीवी, बोले इतना प्यार करता है बीवी से, 4 का आलू 40 में, है ना। देखो इनकम टैक्स जो है ना, मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स बहुत सारी ऑन पेपर जो सही चीजें हैं उनको भी नहीं मानता। ऑन पेपर आपने लिख लिया ये सही है, नहीं मानेगा उनको, बोलेगा हम नहीं मान रहे इसको। और फिर आप क्या, फिर वो ये आप आगे हायर अथॉरिटी में अपील करो, आपको साबित करना पड़ेगा। तो हायर अथॉरिटी यही बोलती है कि लोअर एओ ने क्या गलती करी, सही तो कह रहा है, आपको लग रहा है आलू 40 रुपए किलो है, आप उस दिन के 2-5 दुकानदार के बिल और दिखा दो ऐसे। मान लेते किस दिन आलू ऐसा आया, बोला कि ये जो आलू है गणेश भगवान ने भेजे हैं 40 रुपए किलो हैं, तो दिखा दो उस दिन के बिल आप। क्योंकि इनकम टैक्स वाले करते हैं, मान लो आपके खाते में 15 लाख आ गए, आपने कहा कहां से है, कि वो मोदी जी ने कहा था 2014 में सबके खाते में 15 लाख आएंगे, तेरे खाते में भी कहीं से आ गए। ये एक्सप्लेनेशन दी है लोगों ने प्रैक्टिकली, जब उनके अकाउंट में ब्लैक मनी आई ना, मान लो इधर से ट्रांसफर, तो पूछा कि भाई 15 लाख रुपए 10 लाख कहाँ से है, जो मोदी जी ने बोला था इलेक्शन में आएंगे, तो ठीक है, बोले मोदी जी से बात बाद में करेंगे, पहले तेरे से कर लेते। तो कभी भी आप एक्चुअल में देखो क्या है, इनकम टैक्स वाले जो है ना वो प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं, वो ये वाहियात बकवास तो सुनेंगे ही नहीं आपसे कभी। और आप करोगे बकवास, बकवास करोगे तो नोटिस पकड़ा देंगे कि अपील कर ले ऊपर एक काम कर। और फिर अल्टीमेटली देखो, ये मैं आपको बता दूं, मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा, इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, आगे जाता है, आप आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, जाओ ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी बोलेगा, बोले पागल है क्या यार, 4 का आलू तूने 40 में बेच दिया अपनी बीवी को, बोले या तो तेरी बीवी पागल है जो 40 में खरीद रही है, और या फिर तू पागल है, और या ना दोनों मिलकर हमको पागल बना रहे हो। तो वो पॉसिबल नहीं है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स नहीं करता भाई। आप बड़ी बड़ी शादियां होती, इतना खर्चा होता है करोड़ों रुपए का, इनकम टैक्स वाले पूछ लेते कहाँ से आपके पैसे, बोले सर अरे बेटी की शादी दे दिया, तो बेटी से नहीं पूछेंगे दे दिया, उसके बाप से पूछेंगे कि तेरे पास कहाँ से आ गया, तेने बेटी को दिया बहुत अच्छा किया, अच्छी बात है बेटी को देना, तेरे पास कहाँ से आया, आपको जवाब देने पड़ेंगे इन सब चीजों, ठीक है। चलिए एनीवेज, सो दैट्स ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम जो आज हमने पढ़ा, दैट इज द 4th पॉइंट। मेरे ख्याल से इसके बारे में हमने कुछ लिखा नहीं है अभी तक, लिखा नहीं ना, चलो ठीक है लिखेंगे फिर इसको अगली क्लास में आता हम लोग, ठीक है।